क्लास तो आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन, दैट्स फॉर ई-कैट एंड फॉर एम-डी-कैट, एंड दिस इज जस्ट a practice class for MCQs in which we can practice few of the topics like empirical formula, molecular formula, the concept of mole, the concept of Avogadro's number, and the concept of molar volume. So last time we did past papers of that topics, and in this lecture we are going to practice some MCQs here which are important. So कुछ MCQs इसके अंदर हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल. तो 20-25 MCQs होंगे जो आज हमें पढ़ने हैं इसके अंदर, और दे ऑल आर वेरी मच ईजियर, नॉट वेरी डिफ़िकल्ट. तो आज जो 1.5 घंटे की क्लास है इसके अंदर यही चीज़ करनी है जिसके लिए क्लास अरेंज की गई है. तो चैप्टर 1 है सिंपल. इससे पहले भी मैंने आपको मल्टीपल लेक्चर्स दे दिए चैप्टर 1 के अंदर, तो अब आपको यकीनन ये चैप्टर अच्छे से आता होगा और हर एक स्टूडेंट को आता होगा, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस इसमें हमने कर ली जितनी और किसी चैप्टर पे नहीं की है, जितनी हमने इस पर की है. तो ये ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी चैप्टर 1 होता है. एप्टीट्यूड के अंदर, ई-कैट के अंदर, एम-डी-कैट के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं. तो जहाँ तक बात है इसकी, तो इसमें हमारे पास MCQs आएंगे. शुरू में एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला के MCQs आएंगे. देन उसके बाद जो है वो हमारे पास मोल्स के, फिर एवोगाड्रोस नंबर के, देन मोलर वॉल्यूम के हमारे पास जो है MCQs आएंगे, तो जिनको हम सॉल्व करेंगे. आई थिंक लेक्चर बहुत बड़ा नहीं है, मैक्सिमम 1 आवर का है, उससे ऊपर का नहीं है, तो टाइम से पहले ये लेक्चर हमारा ख़त्म हो जाएगा. तो फर्स्ट MCQs से आज स्टार्ट लेते हैं हम यहाँ पर. तो सामने बोर्ड पर आपको MCQs दिख रहे हैं तमाम स्टूडेंट्स को. तो फर्स्ट MCQs है कंबस्टन एनालिसिस इज़ यूज्ड टू डिटरमिन. तो कंबस्टन एनालिसिस किसको डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. कंबस्टन एनालिसिस आप जानते हैं, किसी भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हम लेते हैं, ठीक है, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम कंबस्टन करते हैं, अगर हम उसका फार्मूला मालूम करना है, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द फार्मूला ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हाट यू हैव टू डू, आप उसकी कंबस्टन करा देते हैं, आप उसको जला देते हैं. जब आप उसको जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है, ठीक है, इसको कहते हैं कंबस्टन. कंबस्टन करने के बाद फिर मल्टीपल प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं. सबसे पहले हम परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करते हैं, इसके बाद जो है वो हम मोल रेशोज़ मालूम करते हैं, मोल रेशोज़. उसके बाद फिर जो हम वो सिंपलेस्ट मोल रेशो मालूम करते हैं, सिंपलेस्ट मोल रेशो. तो इसमें हमें एम्पिरिकल फार्मूला पता लग जाता है. इसके बाद हम स्मॉल n की वैल्यू मालूम करते हैं, देन हमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला पता लग जाता है, ठीक है. तो ये हमारे पास मल्टीपल प्रोसीजर्स होते हैं. ये कंप्लीट प्रोसीजर कहलाता है हमारे पास से कंबस्टन एनालिसिस, कि कंबस्टन के थ्रू किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूले को डिटरमिन करना, उसको मालूम करना, उसको समझना. तो यहाँ पर जब हम कंबस्टन एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन भी इससे हमें पता लग सकती है. परसेंटेज कंपोजिशन के अलावा एम्पिरिकल फार्मूला भी इससे हमें मालूम होता है, और इससे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी डिटरमिन करते हैं, ठीक है. तो इसका सही जवाब हमारे पास सिंपल हो गया, दैट्स डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस, ठीक है. तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस. समझ में आ गया सबको कि डी ऑप्शन इसका क्यों है? क्योंकि वैसे इन द एंड हम इससे मॉलिक्यूलर फार्मूला ही डिटरमिन कर रहे होते हैं, बट उससे पहले हमें ये सब भी मालूम हो चुका होता है कंबस्टन एनालिसिस के करने से, ठीक है जी. समझ में आ रही बात? नेक्स्ट है द कंपाउंड विच कैन बी एनालाइज्ड बाय कंबस्टन एनालिसिस इज डैश. वो कौन सा कंपाउंड है जिसको हम कंबस्टन एनालिसिस से डिटरमिन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, जिसका फार्मूला हमें पता लग सकता है. यस, A, B, C, D. एक हमारे पास है बेंजीन, एक है यूरिया, एक है इथाइल ग्लाइकोल, एक है बोथ A एंड B. देखो हमें पता है जब हम कंबस्टन एनालिसिस करते हैं, जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सिर्फ उस सूरत में बन सकता है कि अगर इस X के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट हो वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो. मतलब आइदर ये हाइड्रोकार्बन हो या फिर ये कार्बोहाइड्रेट हो.
तो फिर उस सूरत में क्या होता है, हम कंबशन एनालिसिस को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर इन 3 एलिमेंट्स के अलावा चौथा अगर कोई एलिमेंट आ गया तो फिर वो इस मेथड से हम उसका एम्पिरिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमिन नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे कि बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन का फार्मूला हमारे पास होता है C6H6। ठीक है, तो बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसको तो हम कंबशन एनालिसिस से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, जब हम यूरिया की बात करते हैं, कार्बामेट की बात करते हैं, तो यूरिया का फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला आप जानते हैं कि यूरिया ये होता है NH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके बाद फिर NH2, दिस इज़ यूरिया। तो जब हम यूरिया की बात करते हैं तो यूरिया के अंदर हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा इसके अंदर हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन भी मौजूद होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यूरिया इसको जो है वो हम कंबशन एनालिसिस के ज़रिए फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसके बाद बी ऑप्शन है, दैट इज़ इथाइलाइन ग्लाइकोल। इथाइलाइन ग्लाइकोल दैट इज़ 1,2-ईथानडायोल। ठीक है, तो 1,2-ईथानडायोल की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर आप चेक करेंगे तो इसके अंदर आपको यहाँ पर 3 एलिमेंट्स मिलेंगे, दैट इज़ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसका मतलब कि इथाइलाइन ग्लाइकोल को भी हम कंबशन एनालिसिस के ज़रिए हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके फार्मूले को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आ गया करेक्ट हो क्या आ गया, डी आ गया कि बोथ ए एंड बी, ए और बी को हम लोग कंबशन एनालिसिस के ज़रिए एनालाइज कर सकते हैं। यूरिया को एनालाइज नहीं कर सकते बिकॉज इसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है और जिसकी वजह से कंबशन एनालिसिस के अलावा दीगर कोई और मेथड होगा जिसके ज़रिए हम इसके फॉर्मूले को डिटरमिन करेंगे। लेकिन कंबशन एनालिसिस या तो कार्बोहाइड्रेट के लिए इस्तेमाल होता है या तो ये हाइड्रोकार्बन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन हमारे पास जो है वो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, दैट्स बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी आ गया, दैट्स बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो मसला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंटेन्स हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। इनमें किसके अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज हाईएस्ट होगी। 4 कंपाउंड्स लिखे गए हैं तो बतानी है कि हाईएस्ट परसेंटेज इसके अंदर हमारे पास किसकी है, NO, NO2, N2 और N2O5। ठीक है, तो हम इसका क्या तरीका में निकालना होता है हाईएस्ट परसेंटेज निकालने के लिए कि एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास कर देते हैं। ठीक है, अगर हम निकालेंगे तो नाइट्रोजन का यहाँ पर 14 है और ओवरऑल कंपाउंड का NO का कितना हो जाएगा, दैट्स 14 + 16, 14 और 16 कितना हो गया 30, 14/30। ठीक है, इसी तरह से अगर हम NO2 का निकालें तो दिस इज़ ये हमारे पास 14 दैट्स 14 + 32 कितना हुआ 4 2 6 3 और 1 4 46 हो जाएगा ये। ठीक है, N2O का निकालें तो ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाय दैट इज़ 28 और 16। ठीक है, 14 4 5 और 1 6 64 तो 28/64। N2O5 में अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट्स 28 डिवाइडेड बाय 28 प्लस O5 कितना हो जाएगा 16 × 5, 5 6 30, 5 1 5 6 7 8 80 108। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हाईएस्ट परसेंटेज, हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर किसके अंदर हमारे पास आएगी 14/30, ये हमारे पास लगभग आ जाएगा 0.5 के करीब है ना, मतलब 15/30 कहते हैं तो दैट इज़ 0.5 हो जाता है ये। 14/46 ये तो 0.5 से काफ़ी बड़ी वैल्यू आएगी तो इसको यहाँ पर काट देते हैं। ये 28/64, अच्छा ये हमारे पास है 28/108, ये भी बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, मतलब ऐसे मैं निकाल नहीं रहा, मुझे पता है कि क्योंकि नीचे डेनोमिनेटर बहुत बड़ा है, हाफ से तो ज़्यादा बड़ा ही है। सही है, क्योंकि अब MD कैट वाले स्टूडेंट बैठे हुए हैं यहाँ पर, आज मैंने उनको बुलाया तो इसलिए मैं कैलकुलेटर मेरे हाथ में नहीं है, ना मैं इस्तेमाल करूँगा ना आप इस्तेमाल करेंगे। 28/64 यस, 0.43 आएगी, 0.46 आएगी। अच्छा इसको भी 28 अच्छा 28 का अगर डबल करेंगे 8 and 16 मतलब लगभग 0.5 के बराबर ये भी आ रहा है ना, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू।
अप्रोक्सीमेटली तो ए और बी में से लेकिन कोई एक ही होगा ना। अब यहाँ पर इसके मतलब कि पॉइंट्स के अंदर कुछ डिफरेंस यहाँ पर आ रहा होगा। ओके अच्छा यहाँ पर ओके सॉरी 44 होगा सही। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि 100% आंसर हमें यहाँ पर मिल गया। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। N2 वो मैंने गलत लिख दिया था सिंपल। तो क्यों चूँकि 28/64 है ना, तो यहाँ पर वैल्यू सबसे बड़ी आ रही होगी। तो 0.5 से तो ऊपर ही आ रही होगी, 0.5 जितनी नहीं, तो वहाँ 0.5 से नीचे आ रही होगी। इसको क्या तरीका 28 का देखिए नीचे देखिए डबल है कि नहीं 28 का। 28 का डबल होता है 56। अब 56 से तो बहुत छोटी वैल्यू है ना, तो 0.5 से काफ़ी नीचे वैल्यू आ रही होगी। इसका मतलब ये है यहाँ देखिए 14 का डबल होता है 28, 29, 30, तो बहुत करीब है ये इसके डबल से, लेकिन ये अपने डबल से बहुत दूर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर इसकी वैल्यू 0.5 से ज़्यादा बड़ी हमारे पास आ रही होगी। इसको क्या करेंगे यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन इसका मतलब यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मतलब ओवरऑल आपको ज़रूरत नहीं होती कि आप इसको एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुँचें। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा ये MCQs पहले किए तो नहीं है ना हमने, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना ये। ओके तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर ओवरऑल करेक्ट हो गया N2O। इसी को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड नाइट्रस ऑक्साइड। यही हमारे पास कहलाता है लाफिंग गैस, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कह सकते हैं। ठीक है तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो थोड़े कैलकुलेशन वर्क था इसके अंदर जो हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ 19 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बर्न्ड इन combustion tube which gives 4.5 gram of water, percentage of hydrogen is dash। कह रहे हैं कि अगर 9 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको बर्न कर रहे हैं कंबस्टन ट्यूब में, जिससे 4.5 ग्राम वाटर मिल जाए, तो परसेंटेज हाइड्रोजन की कितनी यहाँ पर आएगी। ठीक है देखो परसेंटेज निकालने का क्या फार्मूला होता है। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अगर आपको निकालना है तो उसमें कुछ चीज़ें फिक्स हमारे पास होती हैं, दैट इज़ 2/18, मतलब एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय वाटर से निकल रहा है तो 18 ये फिक्स होता है, मल्टीप्लाई बाय इसके बाद मास ऑफ वाटर कितना है 4.5, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना है 9 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 100। तो मतलब यहाँ पर ये चीज़ हमारे पास कांस्टेंट होगी। हाइड्रोजन का निकालना है, ये कांस्टेंट आ जाएगा H2 डिवाइड बाई H2O, और ये जो हमारे पास है कि ये चेंज होगा हर सवाल के अंदर। दिस इज़ मास ऑफ वाटर जो क्वेश्चन में गिवन है आपके पास है, एंड दिस इज़ मास ऑफ अननोन कंपाउंड या मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपका अलग है। ठीक है और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, आपके पास परसेंटेज आपको हाइड्रोजन की पता लग जाएगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप देख लेते हैं ये 4.51 और ये 4.5 2 9 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2 1 2 और 2 9 18, उसके 2 1 2 और 2 50 100, ये हो गया 50/9। 50/9 हुआ ना, तो 5.5 आ जाएगा ना, मतलब देखा जाए तो 10 अगर होता, अगर ये तो 5 आता, तो 9 है तो 5 के करीब करीब कोई नंबर कौन सा है 5.5 है। तो क्या आंसर हमारे पास होगा बी ऑप्शन होगा, जो बाकी नंबर बहुत दूर दूर है। चूँकि अगर इसको 10 मानते हैं तो 5 आंसर आता है ना, 9 है तो 5 के करीब करीब, मतलब 5 के करीब कौन सा है 5.5। अगर सारे 5 के करीब होता है तो फिर डिवाइड करना पड़ जाता, मजबूरी में करते हैं ऐसा हम, आले में मजबूरी में, वरना किसी को शौक नहीं होता कि बैठ के डिवाइड करें, टाइम वेस्ट हो रहा होता है क्लास के अंदर। ठीक है तो अच्छी बात ये होती है अगर डिफरेंस है आंसर्स के अंदर, डिफरेंस नहीं होगा तो फिर हमें लाजमी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, भले आपको आए ना आए, मैथ आपकी जैसी भी ख़राब हो अच्छी हो, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन डिफरेंस है तो कोई मसला नहीं है, आंसर आपका 100% करेक्ट आता है। ठीक है तो मसला, तो इसका आंसर बी हो गया हमारे पास 5.5%। तो फॉर्मूला मैंने बता दिया कि 2 और 18 यहाँ पर फिक्स हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हर बार चेंज होता रहेगा, बाकी 100 भी फिक्स रहेगा। तो ये अब हमने फर्स्ट टर्म में किया होगा ना आप लोगों ने कंबस्शन एनालिसिस, तो फर्स्ट स्टेप पे आप यही करते थे ना, उसमें परसेंटेज निकालते थे कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, देन मोल रेशियोज़ की तरफ आते थे फाइंड आउट करने के लिए। समझ में आगे बात। तो इस तरह से परसेंटेज निकालेंगे बाय मीन्स ऑफ कंबस्शन एनालिसिस। कुछ पूछना है किसी को, समझ में आ रही बात। तो एक बोर्ड पे एक क्वेश्चन आ रहा है ना, तो आराम से पूछ सकते हैं, मतलब ये मल्टीपल क्वेश्चन एक ही बोर्ड पर नहीं है। तो इस तरह से जब मैं लेक्चर कराता हूँ ना, तो ये ज़्यादा
ईजी होता है कि आप इसमें क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि आपको हर सवाल में मैं आपसे पूछूंगा समझ में आ रहा है कि नहीं, अगले में उसके बाद स्लाइड बढ़ेगी आगे, वरना नहीं बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट रिक्वायर्स 2 moles ऑफ ऑक्सीजन गैस टू अंडरगो कंप्लीट कंबस्टन। वो कंपाउंड आइडेंटिफाई करें जिसको 2 मोल ऑक्सीजन गैस चाहिए कंप्लीट कंबस्टन के लिए, कंप्लीट जलने के लिए। अब देखो इसका तरीका होगा ना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड Sc2H2 है, इथाइल अल्कोहल SCH4 है, सबको अगर हम जलाएंगे तो सबको ऑक्सीजन गैस अलग अलग मोल सबको रिक्वायर्ड हो रहे होंगे। 2 मोल ऑक्सीजन किसको चाहिए होगा ये हमें देखना पड़ेगा। इसके लिए हमें सबकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी अलग अलग करके, तभी हमें पता लगेगा, वैसे नहीं पता लगेगा। अब नेक्स्ट स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इक्वेशंस मैंने इसमें बनाई हुई हैं, ठीक है। तो कि मैं मेहनत ना करूँ, मार्कर अगरचे मैंने 4 रखे हैं लेकिन इस्तेमाल कम ही करता हूँ, प्रोजेक्टर में फ़ायदा ही नहीं होता। तो ये हमारे पास चारों इक्वेशंस आ रही हैं, ठीक है। सबकी कंबस्टन करा दी हमने, सबको जला दिया, सबको जलाया तो देखें क्या क्या चीज़ें हमारे पास इसके अंदर बनी हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे पास बनी है। कार्बन मोनोऑक्साइड की कंबस्टन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इथेनॉल की कंबस्टन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। फिर लास्ट में बैलेंस कर लेना है। जब हम बैलेंस करेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो 2 मोल्स ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड सिर्फ किसको हो रही है, मीथेन को हो रही है, CH4 को हो रही है। बाकी सबको देखें, इसको 5 मोल्स चाहिए, इसको 3 मोल्स चाहिए, इसको 1 मोल चाहिए, ऐसे ही ना भाई। तो यहाँ पर इक्वेशन बनानी पड़ेगी। हमें पता है जब भी हाइड्रोकार्बन की कंबस्टन करते हैं तो उससे हमारे पास जो है वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आ रहा होता है। सिर्फ फर्स्ट वाले को छोड़ दो, क्योंकि वह हमारा हाइड्रोकार्बन नहीं है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसकी कंबस्टन जब इनकम्प्लीट कंबस्टन होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और कंप्लीट कंबस्टन जब होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये CO2 वहाँ पर बन गया ऊपर, तो वहाँ पर भी हम देख सकते हैं 1 ही मोल की रिक्वायर्ड हुई। तो यहाँ पर जो 2 मोल ऑक्सीजन गैस जिसको चाहिए होंगे वो लास्ट वाला ऑप्शन है, मीथेन गैस CH4। तो आप देख सकते हैं आंसर हमारे पास जो है वो इसलिए CH4 ही होगा, ठीक है, डी ऑप्शन। तो आगे उसके अंदर डी ऑप्शन आंसर में CH4 मीथेन गैस। तो इसका हमें करके देखना पड़ेगा ना, उसकी हमें इक्वेशंस जो है ना वो हमें इक्वेशंस इसके लिखनी पड़ेंगे। जब आप इसके इक्वेशंस लिखेंगे तभी जाकर आपको इसके आंसर्स का अंदाज़ा होगा। ये तो न्यूमेरिकल नहीं है, जैसे ये इक्वेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, विच यू नीड टू नो। क्लियर है भाई, हमारी बात। CH4 कैसा है इसका, क्योंकि न्यूमेरिकल से नहीं आता है, ये डायरेक्टली आ जाएगा इक्वेशंस की मदद से, बाय मीन्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बर्न्स इन क्लोरीन टू प्रोड्यूस HCl। द रेशो ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स इन केमिकल रिएक्शन इज डैश। हाइड्रोजन और क्लोरीन, ओके, तो हाइड्रोजन गैस बर्न करता है क्लोरीन के साथ, मतलब रिएक्शन करता है, HCl बनाता है। तो रेशो क्या है इनके मासेस के केमिकल रिएक्शन के अंदर? तो बड़ा आसान सवाल है, ये 2 है और ये 71 हो गया ना ग्राम में, 2:71। अब क्या करना है, रेशो निकालना है, तो उसको सिंपल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर देना, सिंपल फॉर्म कर देना, इसको डिवाइड कर देना एक ही नंबर से। तो ये 2 1 2 हो गया और ये 35.5 हो गया। इसका मतलब ये कंबाइन हो रहे हैं 1:35.5 के रेशो में कंबाइन हो रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? ये बड़ा आसान सवाल है, देखने में लग रहा था कि पता नहीं कैसे आएगा ये, बट दैट्स ईजी। तो कह रहे हैं किस रेशो में ये रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं। तो एटॉमिक मासेस हमने लिखे हैं इसके, मॉलिक्यूलर मासेस, देन उसके बाद कट आउट कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, रेशो आ गया। तो 1:35.5 का रेशो आ रहा है। अच्छा, अगर 2:71 होता तो भी आई थिंक सही होता, बट वो सिंपलेस्ट रेशो में होना चाहिए। 2:71 था नहीं, वो 2:70 है वहाँ पर, इसलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब देख सकते हैं कि सी ऑप्शन ही करेक्ट है। सही है, समझ में आया कैसे निकला ये? लाइक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। If 24 gram of organic compound is burned in combustion tube and gives 22 gram of carbon dioxide, the percentage of carbon is। अब ये इससे पहले हाइड्रोजन की परसेंटेज पूछी थी, अब कार्बन की परसेंटेज पूछ रहा है। इसका क्या तरीका है, अगर परसेंटेज आपको निकालना है कार्बन का, अब इसमें जो चीज़ फिक्स होगी ना, अब कार्बन का एटॉमिक मास है 12 और कार्बन जल के बना रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास होता है 44। ये जो चीज़ आपके पास है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इसको कभी चेंज नहीं करेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने के लिए। और मल्टीप्लाई आप इसको कर देंगे, ऊपर हमारे पास होगा मास ऑफ CO2 जितना हमारा प्रोड्यूस हो रहा है,
वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है 22 ग्राम। और नीचे मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना है 24 ग्राम। और मल्टीप्लाई को किससे कर देंगे बेटा 100 से। अब देखते हैं क्या आंसर आता है। 12 1 12, 12 2 24, सही है। 22 1 22, 22 2 44, 100 डिवाइड बाय 4 कितना आंसर आ गया हमारे पास, कितना परसेंट 25%। ठीक है, तो डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन होगी 100/4 दैट्स 25%। तो आप देख सकते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर जो कार्बन की परसेंटेज थी वो 25% थी। फिर से बताता चलूँ कि यहाँ पर जो 12/44 है दिस इज कांस्टेंट, यू डोंट हैव टू चेंज इट, दिस विल रिमेन कांस्टेंट। व्हाट यू आर गोइंग टू चेंज, यू आर गोइंग टू चेंज द mass of carbon dioxide that is produced after combustion and the mass of unknown organic compound which is used for combustion। ठीक है, देन उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100 भी कांस्टेंट रहेगा। हाइड्रोजन के केस में बस यहाँ पर चेंजिंग कर रहे होते हैं, वहाँ 2/18 होता है, यहाँ 12/44 होता है। आ कहाँ से रहा है, क्योंकि कार्बन का होता है 12 और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44। सही है, ठीक, कंप्लीट एक ही फॉर्मूला लगाकर आप इसका आंसर बता सकते हैं, दैट्स वाई इसका आंसर डी आया। तो ये सब कंबस्शन एनालिसिस के MCQs चल रहे हैं, जो आपने फर्स्ट चैप्टर 1 में पढ़ा था, ये उसी के MCQs चल रहे हैं। ठीक है, तो मसला सबको समझ में आ रही बात। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर किस तरह से किया जा रहा है तो ज़रूरत नहीं है, अगरचे इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है लेकिन हो जाती है, चूँकि होल नंबर्स में कैलकुलेशन चल रही है तो आराम से हो जा रही है। ठीक है, देखो कैलकुलेशन में मसला नहीं आता। MD कैट के स्टूडेंट्स को हमेशा ये बात कहता हूँ कि कैलकुलेशन में नहीं फंसोगे, तुम्हें असल में फॉर्मूला ही नहीं आ रहा होगा क्या लगाना है, आपको ये पता ही नहीं लग रहा पुट क्या करना है। कभी भी कोई बच्चा ज़िंदगी में कैलकुलेशन में नहीं फंसा आज तक MD कैट में, जो फंसा है वो फार्मूला लगाने में फंसा है, उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं आते, उसको पता ही नहीं फार्मूला कौन सा लगने वाला है। क्योंकि फार्मूला बताने के बाद जतन करके आप कुछ भी कर लेना, इतनी मैथ्स हर किसी को आती है कि वो सॉल्व करके आंसर तक पहुँच सके। हाँ, कोई 5 सेकंड में पहुँचता है, कोई 3 मिनट बाद पहुँचता है, लेकिन पहुँचना सबको आंसर पर है कुछ भी करके, जो टाइम होता है ना आपके पास। लेकिन अगर आपको फार्मूला ही लगाना नहीं आता ना तो 10 और 15 मिनट में भी आप एक MCQ सॉल्व नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, फिर वो इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके पास तो MCQ सॉल्व करना। और अगर आपको फार्मूला पता है और कैलकुलेशन नहीं करनी आती तो 3 से 4 से 5 मिनट में 100% सवाल सॉल्व होना है। चूँकि क्वेश्चन को डिवाइड करके आ ही जाएगा ना यार, थोड़े पेज गंदे होंगे, टाइम लगेगा, सर में दर्द होगा, बट आंसर आ जाएगा। लेकिन फार्मूला नहीं पता होगा तो सर दर्द करके फ़ायदा कुछ नहीं होगा, चूँकि आ ही नहीं रहा होगा आपको। सिंपल सी बात है। तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करने और नहीं करने में हर क्लास में मैं कहता हूँ आप परेशान ना हो। आप इस चीज़ के बारे में परेशान हो कि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आते कि फॉर्मूला लगता कैसे। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मास ऑफ नाइट्रोजन। इससे पहले भी ये सवाल आया था, नाइट्रोजन N2O जिसका आंसर था। अब यहाँ पर आप बता दें इसके लिए, इन कंपाउंड्स के लिए तरीका सेम आएगा भाई, 14/17, 14/30, 28/32, 14/16, 4 20, 20 और 21, 21 और 14, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 35। आंसर चीख के बता रहा है आपको मैं कौन सा हूँ। हाईएस्ट परसेंटेज किस में आएगी, किस में आएगी पता है, सॉल्व करूँ क्या इसको मैं। अच्छा 1 मिनट, C और D तो नहीं है, अच्छा A और B हो सकता है क्या। 14/17, 28/32, लगभग करीब वैल्यू आ रही होंगी, है ना, A में और B में। चूँकि देखो 0.9 करके कुछ है 14/17। 1 मिनट, इसको तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, यस बिल्कुल। तो ये 14/2, 214 और 216, तो 14/16, यस। अब बेहतर समझ में आ रहा है, आंसर हमें अब क्लियर ज़्यादा हो रहा है। तो ज़्यादा बड़ी वैल्यू किसके अंदर आएगी हमारे पास, B में आएगी। तो इसमें डेनोमिनेटर बड़ा है, इसमें डेनोमिनेटर छोटा है, तो उसका मतलब N2H4 आंसर होगा हमारे पास, पक्का। तो फाइनली देखो थोड़ा सा सॉल्व करके हम पहुंच गए आंसर पे। क्या नाम है इस कंपाउंड का N2H4 का, पता है किसी को,
पता है किसी को उस कंपाउंड का नाम? अरे जोर से बोलो भाई। हाइड्राजीन। हाइड्राजीन कहते हैं ना इसको, N2H4, द ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड विच डजंट कंटेन अ कार्बन। पता है ना आपको कि ये ऑर्गेनिक नेचर का होता है और दुनिया का वाहिद ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन नहीं होता, दैट्स हाइड्राजीन। और इट इज़ द ओनली पॉजिटिव लिगेंड एज वेल, बल्कि हाइड्राजीनिया माइन होता है, उसको छोड़ देते हैं फिलहाल। बस ये दो चीज़ें याद रखो, दैट इज़ ऑर्गेनिक नेचर का है और इसका नाम होता है हाइड्राजीन। इसी से फिनाइल लगा देते तो फिनाइल हाइड्राजीन बनता है, जिसका फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करा के फिनाइल हाइड्राजोन बनाते हैं बाय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। याद है सबको? सेकेंड ईयर चैप्टर 9 में पढ़ा होगा। तो हाइड्राजीन के नाम से तो हमारे सिन बोर्ड में कुछ नहीं होता, लेकिन फिनाइल हाइड्राजीन होता है इस नाम से। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एलिमेंट्स X and Y combine to give a compound having 75.8% of X. The empirical formula of the compound is dash. कह रहे दो एलिमेंट है, एक का एटॉमिक मास इतना है, दूसरा का एटॉमिक मास इतना है, दोनों कंबाइन होकर एक एलिमेंट दे रहे हैं जिसकी कंबाइन होकर एक कंपाउंड दे रहे हैं जिसकी परसेंटेज 75.8 है। एम्पेरिकल फार्मूला इस कंपाउंड का कितना होगा? अभी देखो सोचने की बात है। दिस इज़ अ डिफिकल्ट एमसीक्यूज हियर ऑन द स्क्रीन। दिस इज़ अ डिफिकल्ट एमसीक्यूज, डायरेक्ट नहीं बता सकते। देखो उसका तरीका क्या है सॉल्व करने का। सबसे पहले तो y की परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो y की परसेंटेज हमारे पास कितने निकलेगी? 100 माइनस 75.8 ऐसे निकल जाएगी। 100 में से माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 25 तो नहीं आएगा, बट 24.2 आएगा। पक्का बेटा? ओके, 24.2%। क्लियर है यहाँ तक बात? परसेंटेज निकल गई। अब हम निकाल लेते हैं मोल रेशोस। मोल रेशो निकालने का तरीका आप सब जानते हैं, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास। तो x के निकालते हैं बेटा, y के निकालते हैं। x की मोल रेशो क्या निकल जाएगी हमारे पास? बताओ। x की परसेंटेज कितनी है? 75। और इसकी परसेंटेज है 75.8 और इसका एटॉमिक मास कितना है? 75। 1 निकल जाएगा ये, 1 पॉइंट कुछ होगा, बट छोड़ो उसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। y हमारे पास निकल जाएगा, दैट इज़ y की हमारे पास परसेंटेज कितनी आ रही है? 24.2 और इसका एटॉमिक वेट कितना है? 16। तो ये 2 के करीब आ जाएगा। नहीं 2 नहीं आएगा, सॉरी, 16 2 था 32, 1.5 आ जाएगा ये। सही है, 1.5 के करीब 1.5, चूँकि 16 प्लस 0.5 हो रहा है ना, ये 16 का आधा होता है 8, तो 16 और 8 प्लस के तो 24 के करीब आता है, इसलिए 1.5 आ रहा है। मैं इस तरह से सोच रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर अच्छा, इसके बाद हम सिंपलेस्ट मोल रेशो निकालते हैं। सिंपलेस्ट मोल रेशो के लिए क्या किया जाता है? मोल रेशो डिवाइड बाय लीस्ट मोल रेशो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, लीस्ट वाला 1 ही है, 1 डिवाइड बाय 1 और 1.5 डिवाइड बाय 1, तो वही आगे निकल कर 1:1.5 आ गया। अच्छा, अब इसमें क्या बेटा हमारे पास है, लाइक कि ये फ्रैक्शंस में आ रहे सिंपलेस्ट मोल रेशो, उसको हमेशा हम क्या करते हैं? होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग दीज 2 वैल्यूज़ बाय 2। तो ये 2 हो गया और ये कितना हो गया? 3 हो गया। तो हमारे पास जो आंसर आएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला है उसका, x के नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 और y के नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास? 3। तो x2 y3, डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। तो थोड़ा वर्कआउट करना था इसके ऊपर। सबसे पहले हमने परसेंटेज निकाल ली y की, देन मोल रेशो कैलकुलेट किया बाय यूजिंग परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास, देन हमने मालूम किया सिंपलेस्ट मोल रेशो। सिंपलेस्ट मोल रेशो चूँकि हमारे पास पॉइंट में आ रहा था तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके होल नंबर में कन्वर्ट किया। हमारे सामने आ गया हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला इस कंपाउंड का, दैट इज़ x2 y3। फर्स्ट में ये भी किया होगा आपने, पूरा न्यूमेरिकल होता है उसके ऊपर। देखो डी ऑप्शन करेक्ट है, x2 y3। तो ये थोड़ा रफ फर्क में आपको करना पड़ेगा ये काम। परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, देन मोल रेशो, देन सिंपलेस्ट मोल रेशो। उसके बाद सिंपलेस्ट मोल रेशो जैसे निकालते हैं एम्पिरिकल फार्मूला आ जाता है। उसके बाद अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला कहा जाए तो n वैल्यू मालूम करते हैं, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है।
ठीक है, अगर आगे कोई सवाल ऐसा आता है तो मैं आपको बताता हूँ। समझ में आया सबको कैसे हुआ ये? तो मसला तो नहीं है, विदाउट कैलकुलेटर कर सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस। चूँकि आप देख रहे हैं ना कि उन्होंने जो एटॉमिक मास दिया वैसे ही उन्होंने इसका वो दे दिया ना, मतलब ताकि कट कटा के ना होल नंबर आ जाए, वरना वो चाहते हैं तो शायद वो 43.9 भी दे सकते थे, तो वो परेशान करने के लिए, बट होता नहीं है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन कंबस्शन एनालिसिस इज डिटरमाइंड बाय द मेथड ऑफ डैश। भाई कार्बन हाइड्रोजन तो हम निकाल लेते हैं, ऑक्सीजन को कैसे निकाला जाता है, किस मेथड से? डिफरेंस के थ्रू निकालते हैं, 100 में से माइनस करके। अगर आपको फार्मूला दिखाओ तो ये ऊपर देखे फार्मूला यही होता है। अगर आपको परसेंटेज ऑक्सीजन का निकालना है तो 100 में से माइनस कर देते हैं। याद आ रहा है इससे कुछ फार्मूला? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्लस परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो क्या होता है हमारे पास, डिफरेंस के थ्रू ऑक्सीजन की परसेंटेज हमारे पास आ जाती है। ऐसा ही होता है, याद आ रहा है? कुछ कार्बोहाइड्रेट जब हमें दिया जाता है कोई, देन इस तरह से हम ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालते हैं। कार्बन हाइड्रोजन की तो मेथड से आ जाती है जो भी मैंने सिखाया, ऑक्सीजन की डिफरेंस से आ जाती है। तो मसला ये तो सिंपल एक वन वर्ड आंसर था। मोल के न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो गए यहाँ से। अ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज रिलेटेड टू डैश। मोल इनमें से किसके साथ रिलेट करता है? ऑल ऑफ दिस। क्या बिल्कुल सही का, ऑल ऑफ दिस। चूँकि देखो मोल का रिलेशन इन सबके साथ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ तो है ही ना भाई, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर होता है मोल इंटू एन ए एज पर द एवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसियस सब्सटेंस एस से भी, इससे भी करता है कि वॉल्यूम एट एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.41 डेसीमीटर क्यूब। सही है बेटा। और मास ऑफ अ सब्सटेंस से भी करता है, क्योंकि मोल हमारे पास बराबर होता है मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। तो मोल का रिलेशन इन सब के साथ है, वॉल्यूम के साथ भी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ भी और मास के साथ भी है। तो हम ये कह सकते हैं ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर हो सकता है डी। सिंपल डेफिनेशन है बेटा ये, यू ऑलरेडी नो दिस है। ये यहाँ से लेकर चले, इधर ही बैठ जाओ। ठीक है बेटा, को मसला समझ में आ गया? ये डी ऑप्शन किस तरह से, हाउ दिस ऑप्शन इज डी हियर करेक्ट। नेक्स्ट 8 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 16 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ डैश। बहुत आसान एमसीक्यूज आ रहे हैं। 8 ग्राम कार्बन और 16 ग्राम मैग्नीशियम में क्या चीज़ बराबर होगी? इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स। यस, एटम्स बराबर होंगे। तो मतलब इसका मतलब है कि मोल्स चेक कर लें, इसके मोल बराबर होंगे तो एटम्स बराबर होंगे। इसके मोल्स हमारे पास निकल गए हैं 8/12। इसके मोल्स हमारे पास निकल गए हैं 16/24। तो 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ये निकला 2/3। क्या ये भी 2/3 निकलेगा? 2 8 ज़ा 16, 2 12, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2/3। यस, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स चूँकि सेम आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों के नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होंगे। ऐसा ही है, तो नंबर ऑफ मोल्स सेम होते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम होते हैं। क्योंकि दोनों को अगर आप एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वली सेम नंबर वैल्यूज़ हमारे पास आएंगे। तो इसका मतलब यकीनन हमारे पास जब मैं आंसर चेक करूँगा तो बी आंसर आ रहा होगा। बिल्कुल सही है, बी आ रहा है आंसर। ठीक है, एटम्स। समझ में आ गया सबको बात कि बी कैसे आ गई है? जो मोल सेम तो नंबर ऑफ पार्टिकल सेम। इससे पहली क्लास में भी जब हमने किया था पास पेपर, तो वहाँ पर भी मैंने यही आपको बताया था। और इससे कहीं मुश्किल सवाल किए थे तो बहुत आसान है जो आ रहे हैं। सही है, ये भी पास पेपर के कुछ बचे हुए सवाल थे जो मैंने आखिरी में कंपाइल कर दिए। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन जो है वो पीटीबी से हैं, पंजाब बोर्ड से हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है उसके यूएचएस का जो एग्ज़ाम होता है ना एमडी कैट का, पंजाब में किंग एडवर्ड में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो उसके टेस्ट पेपर्स का है ये।
तो फेडरल पंजाब मिक्स होके आते हैं इसमें, बट आप देख सकते हैं कि हमारा सिंध बोर्ड भी यही बताता है हमें। दैट सी बात है, मोल थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। अब अगर दैट सी बात है एक वॉल्यूम एसटीपी पर सिंध बोर्ड में 22.41 डीएम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि फेडरल बोर्ड में वो 11.2 ऑक्यूपाई करेगा या 44.8 कर लेगा। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू 6.02 एक्सपोनेंट 23 है, तो पूरी तो फेडरल बोर्ड में भी तो यही होगी। ये थोड़ी ना होगा कि वो सर वहाँ 7.01 हो गया। सर मैं फेडरल बोर्ड पढ़ रही थी, मैं पढ़ रहा था, वहाँ देखा कि 7.9 एक्सपोनेंट 23 वैल्यू आ रही है। नामुमकिन है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। साइंस की ज़बान यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है ना, आफाकी ज़बान है, साइंस की ज़बान, मैथमेटिक्स की ज़बान, ये हमेशा सेम होती है सबके लिए। ठीक है बेटा, चेयर लेके बैठ जाओ। आगे बढ़ते हैं। 1 मोल ऑफ इथानॉल एंड 1 मोल ऑफ मिथानॉल एंड इथानॉल हैव इक्वल नंबर ऑफ डैश। दोनों का अगर हम 1 मोल ले लेंगे मिथानॉल का और इथानॉल का, तो आप बताइए दोनों में इक्वल नंबर किस चीज़ के होंगे? क्या ऑप्शन होगा? ऑक्सीजन एटम्स। रीज़न क्या है, आंसर क्यों आ रहा है जिस बच्चे ने ऑक्सीजन एटम बताया? क्योंकि देखो 1 मोल दोनों का लेंगे ना, तो देखो कार्बन दोनों में, इसमें कार्बन दोनों में अलग अलग है, इसमें 1 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, तो कार्बन सेम नहीं आ रहे 1 मोल के अंदर। हाइड्रोजन इसमें 4 है, इसमें हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन भी सेम नहीं आ रहे। लेकिन जब ऑक्सीजन की बात कर लेंगे तो यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन है। इसका मतलब दोनों के अंदर 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे। सही बात है। इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो वो भी डिफरेंट आ रहे होंगे, चूँकि दैट सी बात है अलग अलग एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो बहुत सारे इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत कम होंगे, उसमें कहीं ज़्यादा होंगे उसके मुकाबले में, बट निकाल नहीं रहा मैं, टाइम वेस्ट होगा। ये सी पे हमारा आंसर करेक्ट आ चुका है। सही है बेटा। कैसे पता लगा कि हमने यही चेक कर लिया कि एटम्स मिथानॉल इथानॉल में कितने कितने, वो कार्बन और हाइड्रोजन डिफरेंट थे, तो कभी वो तो सेम नहीं आएंगे उनके नंबर ऑफ एटम्स, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स सेम आएंगे। और वो कितने आएंगे ऐसे ही मैं बता रहा हूँ कि एवोगाड्रोस नंबर जितने आएंगे, चूँकि 1 मोल है, 1 एटम्स है ना, दैट्स सही है। तो मसला समझ आ रही बात सबको? नहीं आई? आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन विल प्रोड्यूस लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयंस इन केस ऑफ 100% आयनाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ डैश। इनमें से अगर चारों को पानी में डालेंगे सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज कौन प्रोड्यूस करेगा एनाइन? बहुत इजी क्वेश्चन है, देख के आंसर बता सकते हो। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्या कह रहे हो अहमद अरशद? यस। अनस, सैयद अनस, व्हाट? डी। और बच्चे क्या कह रहे हैं? बी। क्या बोल रहे हो बताओ तो सही, देख के बताओ। डी है। कैसे है मैं बता देता हूँ, अब जिनको समझ में नहीं आया, नेगेटिव चार्ज है ना, सबको पानी में डाला है, इसका मतलब कि सबकी आयनाइजेशन हो गई। इसको जब पानी में डाला तो हमारे पास 2Na+ आइन जनरेट हुआ और सल्फेट आइन जनरेट हो गया डायरेक्टली, एक सल्फेट आइन जनरेट हो रहा है। ऐसा ही है। इसको देखेंगे, इसको पानी में डालेंगे तो कैल्शियम +2 अलग हो जाएगा और 2Cl- अलग हो जाएगा, 2 नेगेटिव चार्ज आइन प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसको पानी में डालेंगे तो एक Na+ और एक Cl-। इसको पानी में डालेंगे तो एक एल्यूमिनियम +3 चार्ज और 3, तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आइंस कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं? डी में हो रहा है ना भाई, 3 प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये एक प्रोड्यूस कर रहा है, NaCl और कैल्शियम क्लोराइड 2 प्रोड्यूस कर रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड हमारे पास 3 प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है बेटा। कहाँ 2 प्रोड्यूस कर रहा है? 2 नहीं लिखा हुआ ना यहाँ पर, एटॉमिक स्टेट में लिखा हुआ है, तो एक ही प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब मॉलिक्यूलर स्टेट में लिखा हुआ है ना। अच्छा, AlCl3 क्या है? एसिड है, बेस या सॉल्ट है? एसिड है ना, ये हमने पढ़ा था कल क्लास में इसको, दिस इज द लेविस एसिड। सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्टर है। समझ में आती है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ ईच ऑफ हाइड्रोजीन एंड ऑक्सीजन हैज सेम नंबर ऑफ डैश। दोनों का 1 मोल आप ले लो, बताओ दोनों में सेम क्या चीज़ होगी?
दोनों का 1 मोल अगर आप उठाओ तो उसमें सेम क्या चीज़ आएगी आपके पास? यस, इलेक्ट्रॉन्स। बाकी बच्चे क्या कहते हैं? भाई जिसका पास पेपर है वही नहीं बता रहा होता, भाई एनईडी वालों को थोड़ी ना आएगा ये सब। तुम लोग तो नहीं भी बताओ तो चलेगा, जिसका पास पेपर करा रहे हो एमडी कैट वो तो बताओ, एमबीबीएस वाले। अब तुम लोग क्यों बता रहे हो? गर्ल्स बताओ यार, तुम लोग सब मेडिकल वाले हो ना, या आप ये बताएंगे? इनका तो ऐसे ही निकला भाई टेस्ट, आप बताओ, पता ही नहीं चल रहा। देखो चेक करते हैं, 1 मोल दोनों में क्या चीज़ सेम होगी? दोनों के 1 मोल मोल है ना, तो देखो दोनों का 1 मोल उठाएंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल दोनों का सेम ही आएगा। मॉलिक्यूल्स 6.02 एक्सपोनेंट 23। इलेक्ट्रॉन सेम नहीं आएंगे, रीज़न क्या है? आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चेक कर लो, 8 है ना, 16 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन में 8 होता है, 2 में 16 हो जाएगा। यहाँ चेक कर लो, 1 में 7 होता है, 14 यहाँ पर हो गया और 4 यहाँ पर हो गया, तो 18। तो इलेक्ट्रॉन्स तो सेम आ ही नहीं सकते। एटम्स सेम नहीं आएंगे क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 2 एटम हैं एक ऑक्सीजन के अंदर, इसके अंदर 8 एटम्स हैं, ऐसा ही है, सॉरी 6 एटम्स हैं, तो वैसे ऑल ऑफ दिस हो ही नहीं सकता था। फिर मॉलिक्यूल सेम आएंगे क्योंकि 2 अलग अलग कंपाउंड्स हैं ना, इनके अगर नंबर ऑफ मोल सेम होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। बहुत मसले वाली बात है कि आप इसको नहीं बता पाते हैं, और बहुत होपलेसनेस सिचुएशन है ये, मैं बता रहा हूँ फिर से, बहुत होपलेसनेस है। अगर आप इसका जवाब 1 सेकंड के अंदर अगर आप नहीं दे पाते हैं तो इस बात का जवाब, अगर आपको 10 सेकंड भी लगा ना इसका जवाब देने में तो आप फेल हो गए उसका मतलब, क्योंकि आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई की, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। उसका मतलब ये है आप इतनी बेसिक चीज़ नहीं पहचान पा रहे कि 1 मोल अगर दोनों के सेम है तो नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे, मॉलिक्यूल सेम होंगे। सिंपल सी बात है, दोनों के मॉलिक्यूल 6.02 एक्सपोनेंट 23 होंगे। ये बताना ज़रूरी है। इतने आसान सवाल हमेशा नहीं आते हैं सामने स्लाइड पर, इससे मुश्किल सवाल आएंगे आगे। तो जो सवाल मैंने आप पर छोड़ा है ना, अगर मैं नहीं सॉल्व कर रहा, अगर मैं, तो उसका कतई मतलब ये है कि वो आप सॉल्व कर सकते हैं। यू हैव द एबिलिटी टू सॉल्व इट, दैट्स वाई मैंने आपको दिया है। वरना हल्का सा ही मुश्किल सवाल होता है, मैं खुद कलम उठाता हूँ, आपसे पूछता भी नहीं कि बताओ इसका जवाब, ताकि आप कुछ नया सीख सके, कुछ नया जान सके। बट ये तो ऐसी चीज़ है जो नॉर्मली एक 9 क्लास का बच्चा भी बता सकता है, ईजिली बता सकता है 9 क्लास का बच्चा कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स होते हैं। 2 अलग अलग कंपाउंड्स हैं तो उनके दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। इसी तरह दोनों का वॉल्यूम भी सेम होगा एससीबी पर। सिंपल सी बात है ना यार। हाँ, दोनों के मासेस अलग अलग होंगे लेकिन दोनों के वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल तो सेम होंगे। ये मैंने 100+ टाइम्स आपको मैंने एक क्लास में बता दिया 1 महीने के अंदर कि ऐसी बात है, लेकिन फिर भी आप उसको नहीं पहचान पाते तो जाहिर सी बात है ये बड़े मसले की बात है कि आप टेस्ट के लिए तैयार कैसे होंगे। ये तुक्का लग गया, पास पेपर रट्टा मारा हुआ, आ गया तो आ गया, बच निकल जाएंगे ना, नहीं आया तो बैठ के कुछ और फील्ड अपनाएंगे, यही करेंगे। उसके अलावा तो कोई है नहीं। आधी कराची यही करती है, आप पास पेपर रट देती है, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो अल्लाह मालिक के फील्ड चेंज कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करो भाई, नया सवाल आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टोटल नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2Cl2। अब चूँकि ये हमारे पास पंजाब बोर्ड से लिया गया है, इसलिए ग्राम एटम्स या ग्राम मॉलिक्यूल्स असल में हम लोग मोल्स को ही कहते हैं। ग्राम एटम्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स, मोल्स को कहा जाता है। द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2Cl2 इन 13.5 ग्राम ऑफ SO2Cl2 इज डैश। दिस इज सल्फ्यूराइल क्लोराइड। ये जो कंपाउंड हमारे पास है दिस इज सल्फ्यूराइल क्लोराइड। आपको इसका मास दिया हुआ है और आपको बस मोल बताने हैं। एक एक बच्चा कर सकता है क्लास में विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। मैं नहीं बना रहा, आप पे छोड़ा, आप कर लोगे तभी छोड़ा है, वरना मैं नहीं ऐसे आप पे छोड़ूंगा सवाल। हाँ, मोल निकालना है, सिंपल मोल निकालना है तो मोल इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। मैं इंजीनियरिंग वाले बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है कैलकुलेटर ना चलाएं ताकि थोड़ा सा टाइम मिले बाकी मेडिकल वालों को भी आंसर्स देने में। और ये बिना कैलकुलेटर के हो जाएगा, ये आप भी जानते हैं। मोलर मास, अच्छा ये मास हमारे पास 13.5, मोलर मास निकाल लेते हैं 32, और ये 32 और ये 71, ऐसा ही है।
2 2 4 और 1 5 हो गया, तो ये 3 3 6, 6 और 7 13, 135। तो ये हमारे पास यस 135। तो देखो कैलकुलेटर की नीड ही नहीं है यहाँ पर। 131, अगर इसको पॉइंट भूल जाओ अगर, तो 1 और 1 हो गया, यहाँ पे कट गया, तो 1 आ गया यहाँ पर। अब लेकिन चूंकि पॉइंट था तो एक डिजिट पहले हमने ये पॉइंट लगा दिया, तो क्या आ गया इसका 0.1 आ गया। मतलब कैलकुलेटर के बिना करके बताएं, और इंजीनियरिंग वालों की मैथ्स इतनी अच्छी होती है कि उसके बिना कर सकते हैं। मतलब एक तो तुम लोग इंजीनियरिंग वाले भी हो, भी कैलकुलेटर भी चला रहे हो, तो मेडिकल वालों से जल्दी आप आंसर दे दोगे, सिंपल सी बात है। लेकिन इसके लिए है कि थोड़ा कैलकुलेटर ना चलाएं, ताकि बाकी साइड पे भी जो है वो मौका मिले मेडिकल के स्टूडेंट्स को आंसर देने का, आंसर करने का। क्योंकि आप लोग 2 से 3 सेकंड में आंसर बता रहे हो, थोड़ा 10-15 सेकंड लो सवाल बताने में, ठीक है। क्योंकि आप लोग अगर गवर्नमेंट में नहीं भी होता है ना, तो प्राइवेट में सस्ते में आप लोग पढ़ लोगे, टेंशन नहीं है। लेकिन मेडिकल वालों बेचारों का नहीं हुआ ना अगर, तो उनको प्राइवेट में पढ़ने का मसला है, पढ़ ही नहीं सकते ये लोग। तो फ़र्क है ना भाई, तो थोड़ा सा फोकस करो। आपका टेस्ट बुरा जाए आपको मसला नहीं आएगा, इनको ज़्यादा मसला आएगा मेडिकल वालों को, क्योंकि इनके पास कोई चारा नहीं होगा उसके बाद MBBS करने का। तो या तो फील्ड चेंज करनी पड़ेगी, प्राइवेट का सोच भी नहीं सकते अक्सर बच्चे, ठीक है। भाई ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज प्रेजेंट इन 11 ग्राम ऑफ CO2। आप बताएं 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतने ही मॉलिक्यूल्स और किस में होंगे। इसका हिंट सिंपल है कि 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का मोल निकाल लो, फिर बाकी सबका मोल चेक कर लो इसके बराबर किसके आ रहे हैं। कैलकुलेटर से क्या है, C। बहुत अच्छा, C बोल रहे थे ना, B क्यों आ रहा है। ओके, इसमें मोल क्या निकलेगा 11/44, दैट्स 0.25 मोल, ठीक है। 0.25 ढूंढ लो किसमें निकल रहा है। सर ये तो बोला कि है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, आप मोल क्यों कंपेयर कर रहे हैं। तो 101 बार बता रहा हूँ कि मोल सेम तो नंबर ऑफ पार्टिकल सेम। 101 बार गिन लेना, कितनी बार बता दी मैंने ये बात, पता नहीं, देखना पड़ेगा, मुझे क्या पता। मैंने तो आंसर लगा दिया जो आंसर की में था, मुझे खुद थोड़ी ना पता आंसर क्या निकल रहा है। इतना टाइम घर पर थोड़ी ना होता है मैं इसको सॉल्व भी करूँ, मुझे नहीं पता क्या आंसर इसका, मैं निकालूंगा तो मुझे पता लगेगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4/32। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 2 ज़ा 4 और 16, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। तो ये तो नहीं हो रहा, 1/8 आ रहा है ना, 1/4 आना चाहिए था। 4 ग्राम ऑफ O, 4/16, तो 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। हाँ नहीं इसलिए होगा, ओके अगेन लेट मी चेक। वैसे इसको एक और तरह से मैं डिनाई कर सकता हूँ इस बात को, 1 मिनट। 4/16, 4 1 ज़ा 4, 4 4, तो 1/4 ही तो आ रहा है, फिर भी ये गलत है क्योंकि एटम्स आ रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स बोल रहा है, तो इसलिए C नहीं है। अब ये किरण भी सही आएगा, ठीक है। तो 4.5 डिवाइडेड बाय दैट्स 18, ठीक है। तो 4.5 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या 1/4 आएगा। 4.4 का डबल 9, फिर 9 का डबल 18, बिल्कुल 1/4 आएगा, सही है। मतलब 0.25। डी को चेक कर लेते, दैट्स 0.25/58.5। नहीं ये वैल्यू बहुत अलग आएगी, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट हो गया। सी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ, हाँ अगर ऐसा बोलता है ना कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज प्रेजेंट इन 11 ग्राम, तब बोथ C एंड B एंड C करेक्ट हो जाता है, क्योंकि पार्टिकल्स में एटम मॉलिक्यूल दोनों आ जाते हैं। लेकिन जब ये मॉलिक्यूल बोल रहा है तो फिर हमें मॉलिक्यूल से ढूंढना है, एटम से ढूंढना है। समझ में आ गया। तो ये थोड़ा सा लफ्ज़ों में घुमाया गया इस सवाल के अंदर, वरना C भी करेक्ट था देखा जाए तो। समझ में आई बात, इसलिए बहुत थोड़ा टाइम ले आंसर देने में, घोड़े की रेस थोड़ी ना चल रही है। नेक्स्ट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 11 ग्राम ऑफ N2O इज डैश। 11 ग्राम लाफिंग गैस के अंदर, नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर, आप बताइए कितना निकलेगा हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मोल निकाल लो बस, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऐसे पता लग जाएगा। निकालो क्या निकलेगा।
11/44, 28, 28 और 16, 28 और 16, यस 32, 44, ओके ऐसा ही है। तो 1 और 4 टाइम्स Na/4 या 0.25, मतलब Na का एक बार आधा करो फिर दोबारा आधा कर दो, मतलब 6.02 एक्सपोनेंट 23 का हाफ अगर एक बार करते हैं तो कितना होता है 3.01, फिर उसका भी हाफ कर दो तो 1.505 एक्सपोनेंट 23। ऐसा ही है, लॉजिकली जहन में सॉल्व कर सकते हैं। सी ऑप्शन इजी सवाल था ना भाई ये तो कैलकुलेटर के बिना आराम से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था डिफरेंट फ्रैक्शंस याद रखें कि Na का आधा कितना होता है, उसका आधा कितना, डबल कितना होता है, उसका डबल कितना होता है, 3 टाइम्स कितना होता है, याद है ना इसके बारे में। तो ये प्रैक्टिस कर करके याद हो ही जाता है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो याद करने की नीड नहीं होती है उसको, ठीक है। सिंपल है ना, याद रखना है Na हमारे पास है 6.02 एक्सपोनेंट, रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट बना लेना है। Na/2 मतलब 0.5 Na, अगर हम 0.5 Na की बात करें तो ये उसका आधा हो जाएगा हमारे पास 3.01 एक्सपोनेंट 23। इस तरह से 0.25 Na ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1.505 एक्सपोनेंट 23। इस तरह से 0.1 Na मतलब Na का 10 टाइम्स, डिवाइड बाय 10 कर दो तो पावर एक कम, तो 6.02 एक्सपोनेंट 22, 2 Na कर दो अगर इसको 2 Na ये हो जाएगा 1.204 एक्सपोनेंट 24। 3 Na कर दो उसको, 3 से मल्टीप्लाई, दैट इज़ 1.806 एक्सपोनेंट 24। 4 Na कर दो 4 गुना 2.408 एक्सपोनेंट 24। 10 Na कर दो 10 गुना, तो पावर एक बढ़ेगा एवोगाड्रो में 10 की पावर 24। तो मतलब इसमें कोई रट्टा मारने वाली चीज़ तो नहीं है कि आप इसको याद कर रहे हैं बैठ के, ये नॉर्मल मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट चल रहा है इसके अंदर है। आधा कर दे रहे फिर और आधा कर रहे हैं, फिर 10 टाइम्स कर रहे हैं तो पावर एक कम हो जा रही है, डबल कर दे रहे हैं, ट्रिपल कर दे रहे हैं, 4 टाइम्स कर दे रहे हैं, 10 टाइम्स कर दे रहे हैं, पावर एक बढ़ जा रही है। ये मैथ्स मैं नहीं सिखा सकता, मुझे इतनी अच्छी मैथमेटिक्स नहीं आती है, मुझे बस पता है कि ये चीज़ ऐसी होती है, और ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक बच्चा जो 9-10 पढ़ के आया है उसको ये चीज़ पता होती है। इंटर तो बहुत दूर चले गए, 9-10 में ये पता होती है बच्चे को कि डबल कैसे हो रहा है, हाफ कैसे हो रहा है। ऐसी बात है ना भाई, समझ में आता है सबको कैसे किया जाता है ये, दैट्स एन ईजी थिंग टू डू, ठीक है। रट्टा नहीं मारे बैठ के इसको कैसे याद कर लिया हाफ ये है, ये बेटा याद करके तो नहीं होगा, भूल जाओगे कल दोबारा। पता होना चाहिए आपको ये कैसे हो रहा है ना। थोड़ी भी मैथमेटिक्स हल्की सी, मैंने आपको बताया था मेरी मैथमेटिक्स बहुत कमज़ोर है, अब मैं कर पा रहा हूँ तो मुझसे अच्छा कर पाओगे, सही बात है ना। आपको पता है मैं नॉर्मल एडिशन भी मैं ऐसे करता हूँ, अगर मैं 16 और 12 ऐड करना हो ना तो मैं ऐसे करके ऐड करता हूँ 6, 2, 8, एकदम बच्चे लोग की तरह। मुझे नहीं आता करना, मैं क्या करूँ, मुझे मेहनत कमज़ोर है। तो मैं कर पा रहा हूँ तो तुम्हें तो करना ही करना है, 100% करना है। बच्चे बहुत सारे हंसते हैं कि सर ये ऐसे ही आप कैसे डिवाइड कर 16, 12, 28 सब बच्चा इतना जानता है, ये नहीं आता ना मुझे। जब मैं कर पा रहा हूँ तो आपकी मैथ्स मुझसे अच्छी होनी चाहिए भाई, सिंपल सी बात है। अब इसमें कोई बहाना नहीं बनाने, ऐसे कैलकुलेशन बड़ी मुश्किल होती है MD कैट में, कोई मुश्किल नहीं, मैं कर पा रहा हूँ आप कर पाओगे इसी, सही है। मैं इंग्लिश और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैथ्स मैंने नहीं पढ़ाई कभी, इसलिए मुझे नहीं आती सही से, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन, मतलब कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर एवोगाड्रोस नंबर एटम मतलब 6.02 एक्सपोनेंट 23 इतने एटम्स मौजूद होंगे इन चारों में से। सोच के बताओ, जल्दी नहीं बताना। क्या याद करके आए हो क्या घर से? ए ऑप्शन है, बताओ बहुत जल्दी और आंसर बोलना, सोच के बताओ। ओके, अब सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर दिख गया तो। भाई एटम्स बोल रहा है, क्या सी कैसे होता देखते हैं। 2 डिवाइड बाय 4, तो ऐसे ही नहीं होना था, ऐसे इसका आंसर आना था 3.01 एक्सपोनेंट 23, तो ये कहाँ से हो गया आंसर। बहुत बेसिक बात है, हीलियम का 4 होता है ना एटॉमिक मास, तो सी कहाँ से आ जाता, तो सी तो है ही नहीं। ए चेक कर लेते, 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन, तो 3.2 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 6.02 एक्सपोनेंट 23, ऐसा हुआ ना ये। इसको छोड़ते हैं अभी ए को फिलहाल, ये आंसर है, बाकी देखते हैं बाकी गलत कैसे। 17 ग्राम ऑफ अमोनिया, दैट इज 17/17 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। अच्छा बोलते सर ये तो ये आंसर आ गया, यहाँ तुमसे एटम्स पूछ रहा है, मॉलिक्यूल्स नहीं पूछ रहा है,
तो उसको जो मल्टीप्लाई 4 करोगे तो वैसी बड़ी वैल्यू आ गई 2.408, हटा दो उसको, चूँकि 4 एटम है ना एक मॉलिक्यूल के अंदर, हटा दिया उसको। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 32 डिवाइड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय Na। सर ये आ गया 6.02 एक्सपोनेंट 23, क्या ये करेक्ट है? नहीं बेटा, ये भी करेक्ट नहीं है, चूँकि इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से करेंगे तो अवोगाड्रो से ऊपर चला गया नंबर। अब ए बचा तो ये तो 100% सही है। अब चेक करते हैं कैसे, जो गलत थे वो मैंने हटा दिया उसको। 3.2 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। ओके, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 32 और 16, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 0.2 कर दें इसको, क्योंकि 232 उठना था, 3.2 था, तो एक पॉइंट के आगे लगा दिया। ओके बेटा, 0.2 इंटू 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब एक मीथेन में कितना है एटम? 5 एटम है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 इंटू 0.2 कितना हो गया? 1 हो गया। आया अवोगाड्रो नंबर जितना नंबर, दैट्स वाई ये ऑप्शन करेक्ट। तो इतना आसान नहीं था जितना आसान लगता है। वैसे तो सभी आंसर करेक्ट लग रहे थे अगर देखो तो, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ एटम्स पूछा था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं पूछा था, वरना तो बी ऑप्शन भी सी ऑप्शन भी सही होता, बी ऑप्शन भी सही होता, मतलब डी ऑप्शन भी सही था। समझ गए? तो 6.02 एक्सपोनेंट 23 आइटम्स ए में होंगे, बी में, सी में, डी में नहीं होंगे। थोड़ा सा आराम से बताओ, मैं फिर बता रहा हूँ, कैलकुलेटर नहीं चला। पहली चीज़ इंजीनियरिंग वाले बच्चों से मैं रिक्वेस्ट दोबारा से करता हूँ, कैलकुलेटर ना चलाएं और जवाब जल्दी ना बताएं, घोड़े रेस में नहीं है। अब आप इतने चैंपियन नहीं बने ना, आप आराम से बताएं। गलत बता रहे तो क्या फिर मुझे आंसर बताना पड़ जाता है, फिर फ़ायदा आपको सीखने को कुछ नहीं मिलता। आंसर ना बताएं, जल्दी आराम से करें इसको। चलिए बताओ भाई, 6.01 एक्सपोनेंट -21 मोल्स ऑफ एन अमाइनो एसिड हैविंग मॉलिक्यूलर मास 200 ग्राम पर मोल वुड हैव मॉलिक्यूल्स डैश। कितने मोल्स हैं अमाइनो एसिड के, इसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर होता है मोल इंटू Na। मॉलिक्यूल्स पूछा तो बस इसमें क्या है, बता देना और क्या करना है, ऐसे ही आंसर आ रहा है ये तो। नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर हो गया 6 इंटू 10 की पावर -21 और Na, सॉरी मतलब इसमें उन्होंने मॉलिक्यूलर मास को दिया है, नीड तो है नहीं ना। मॉलिक्यूलर मास की नीड तो है नहीं सवाल के अंदर, यह है जो मोल दिया हुआ ना, मोल इंटू Na कर देते हैं, सिंपल। पता नहीं, देखते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -21 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23, 6 इज 36। ओके, आई थिंक ये बिला वजह में कंफ्यूज करने दिया गया, मुझे लग रहा है ऐसा, मुझे ज़रूरत नहीं थी शायद हमें इसकी। नाइट्रोजन कितना, सॉरी नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो गया? 6 6 36 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -21, बेस से में ना ऐड हो जाएगा, -21 प्लस का 23, n हो गया 36 इंटू 10 की पावर कितना हो गया? ये 2 हो गया, तो n = 3600। क्या डी ऑप्शन आएगा? मतलब इसमें बिला वजह दिया, इसकी ज़रूरत नहीं थी मॉलिक्यूलर मास देने की ग्राम पर मोल। सही बात है ना, अगर मास देता यहाँ ऊपर फिर ज़रूरत पड़ जाती, यहाँ तो डायरेक्ट आ गया। डी ऑप्शन सही समझ में आया कैसा हुआ? इजी कैलकुलेशन है, कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ इस सवाल के अंदर जो 200 ग्राम पर मोल है, तो उसकी नीड नहीं थी इसको हमें करने की ना, उसको यूज़ करने की। क्या पता किसी और मेथड से आ रहा हो उसको यूज़ करते हुए, हमें तो सिंपल ये मेथड पता है। मोल किया मैंने तो नंबर ऑफ पार्टिकल ऐसे निकालेंगे, सिंध बोर्ड के अकॉर्डिंग तो यही है। क्या पता पीटीवी में कोई नया मेथड हो जिसमें यूज़ हो रहा हो, वी डोंट नो अबाउट इट। आंसर तो आ गया हमारा। नेक्स्ट है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 2 ग्राम ऑफ हीलियम, 4 ग्राम ऑफ मीथेन एंड 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अ मिक्सचर एट STP। 3 गैसेज हैं, कितना वॉल्यूम इस पूरे मिक्सचर के STP पर मौजूद होगा? देखो मोलर वॉल्यूम वाला न्यूमेरिकल शायद यहाँ स्टार्ट हो गया।
वॉल्यूम एट एसटीपी। वॉल्यूम एट एसटीपी बराबर आप जानते हैं दैट इज मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 22.41। 2 ग्राम हीलियम 2/4 इंटू 22.41 कितना हो गया ये 11.2। ये आगे एक हमारा हीलियम का आ गया। मीथेन का चेक करते हैं 4/16 इंटू 22.41। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। ये आ गया आधा का आधा 5.56 ऐसा कुछ। इसके बाद 7 ग्राम ऑफ क्या है भाई नाइट्रोजन, तो 7/14 इंटू 22.41 सॉरी 28 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28। तो फिर से क्या आ गया यहाँ पर 5.5 11.2 5.5 5.5 22.4 के करीब करीब। तीनों को प्लस कर दो। पूरा टोटल में प्रेशर पूछ रहे, टोटल वॉल्यूम पूछ रहे हैं ना, इसके वाले में इतना, इसके वाले में इतना, इसके वाले में इतना, तीनों को प्लस कर दो तो क्या 22.41 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। इसका एक और तरीका था, मोल्स निकाल लेते, आप मल्टीप्लाई करते ही नहीं इससे। एक और तरीका इसका हो सकता था ना कि आप नहीं निकालते। देखो ये तो भी तो आ रहा है आंसर इसका। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप नहीं करते इसको, इतनी लंबी कहानी ही नहीं करते आप नहीं करते ये कहानी, आप करते ये 0.5, आप करते सर ये 0.25, आप करते सर ये 0.25, 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.25 1 मोल, और 1 मोल का कितना वॉल्यूम है 22.4। ऐसे भी तो आ रहा है। मल्टीपल तरीके एक सवाल को सॉल्व करने के, जो आपके दिल को भाई, जो आपके मन को भाई, आप उसको यूज़ करें। आंसर सही आना चाहिए, नंबर मिलना चाहिए, नंबर पे आपको सीट मिलती है ना, और किसी चीज़ पर नहीं मिलती है। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चूँकि मोल सेम होंगे तो वॉल्यूम सेम होगा। 102 टाइम्स बता दी मैंने बात, है ना। कितनी बार बताऊँ ये बात, हर जगह अप्लाई हो रहा है। और ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया ना, कभी ज़िंदगी में गलत नहीं करोगे चीज़ों को अमेरिका से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 ग्राम ऑफ अ गैस कंटेन्स इतने मॉलिक्यूल्स एट एसटीपी, द गैस इज डैश। ओके, 14 ग्राम गैस है कोई, उसमें इतना मॉलिक्यूल एसटीपी पर, वो गैस क्या है, कौन सी गैस है वो, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ग्राम, एवोगाड्रो नंबर का सवाल है। एवोगाड्रो नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, मास ओवर मोलर मास इंटू Na। हमसे आइडेंटिटी पूछ रहा है गैस की, तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं, हमें पता लग जाएगा कौन सी गैस है ना। तो कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल N इंटू Na, ऐसा ही होगा, ऐसे ही होगा ना भाई। तो कैपिटल M बराबर हो गया, मास कितना है 14 डिवाइड बाय कैपिटल N कितना है, नंबर ऑफ पार्टिकल 3.01 एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। कोई कैलकुलेशन बड़ी बात नहीं है, कटा, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, और ये हो गया हमारा 28। ढूंढ लो कोई ऐसा जिसका मॉलिक्यूलर मास है 28। क्या इथेन का होगा क्या, C2H6 29 हो जाएगा, 24 और ये 30 हो जाएगा, ये तो है नहीं। एसिटाइलिन, दिस इज व्हाट, इथाइन, C2H2 ढूंढ लो, 24 + 2 26 नहीं, सी चेक कर लेते। इथाइलिन, इथाइलिन क्या चीज़ होती है हमारी, इथीन, C2H4 आ रहा है 28, सी ऑप्शन करेक्ट। समझ में आई बात। तो हमने वहाँ से मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया पहले, फिर उसके लिहाज से चेक कर लिया, 100% आंसर सी, ठीक है। इथाइलिन जिसको हम इथीन कहते हैं। समझ में आ रहा है बेटा, खुद कर सकते हैं। आपको ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि सर ने ये सवाल बड़ा मुश्किल करा है। जब मैं सॉल्व करूँ तो आपको लगना चाहिए सर ये तो इजी था, ये हम 1 मिनट सोचते शायद हम कर लेते हैं आराम से, ऐसे ही है ना। तो मसला, अब देखो कोई आसान सवाल शायद है। अ वेल नोन गैस, जानी मानी गैस, ये कौन सी गैस होती है पता नहीं। वेल नोन मतलब जब बच्चा जानते हैं जिसको गली मोहल्ला, कोई होगी ऐसी गैस। अ वेल नोन गैस, शायद ऑक्सीजन ही होगी, शायद क्या पता। अ वेल नोन गैस इज इनक्लोज इन अ कंटेनर हैविंग वॉल्यूम ऑफ इतना एट एसटीपी, इट्स मास आउट्स टू बी 19 ग्राम। द अननोन गैसेस, खुद बता सकते हो यार, नहीं बताओगे क्या। वॉल्यूम एट एसटीपी दिखा हुआ है और आपको मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना है, फिर बता दो गैस कौन सी। फॉर्मूला लगा लोगे ना खुद ही,
यार लगाओ 3-10 सेकंड में आंसर आ जाएगा आराम से। कैपिटल एम निकाल दो दोबारा इस फॉर्मूले से, और क्या, ख़त्म करो, कहानी ख़त्म करो। निकालो, आप निकालो, या मैं भी कोशिश करता हूँ भाई कि आप निकालो। थर्टी 38 आ रहा है क्या मॉलिक्यूलर मास? ओके, ऑक्सीजन तो हो नहीं सकता, O2 है मतलब 32 है, कट आइए। सल्फर डाइऑक्साइड हो नहीं सकता 64, कार्बन डाइऑक्साइड हो नहीं सकता 44, फ्लोरीन है, फ्लोरीन से मराद फ्लोरीन गैस, ये कौन सी जानी मानी गैस है? तो कुछ जाने, ज़्यादा से ज़्यादा तो लोग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जानते हैं। चलो हमें क्या करना, 19 × 2 दैट्स 38, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट, सही है। तो अब हम आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर की के लिहाज से क्या है भाई, की कहती है बी ऑप्शन, फ्लोरीन। दे आर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एंड यू हैव टू सॉल्व इट ना, आसान होते हैं ये, मज़ा आता है इसको सॉल्व करने में, क्योंकि आंसर सारे होते हैं इसमें ईजिली, और कैलकुलेटर की नीड नहीं है किसी को भी सॉल्व करने में। आपको हर सवाल में लग रहा है यार ये कट जा रही है, कहीं ना कहीं होल नंबर आ रहा है कट कटा के। कोई भी ऐसा सवाल नहीं जहाँ डिवाइड का मुझे सिंबल बनाना पड़ा कि डिवाइड करते चलो देखते हैं क्या होता है। इतना बड़ा सवाल कौन सा गया? सोडियम एजाइड, अच्छा NaN3, सोडियम नाइट्राइड बोल देते हैं उसको। ओके, सोडियम अजाइड क्या है भाई, ये कहानी सुना रहे। इज मेड फॉर यूज़ इन कार एयर बैग्स, कार का जो एयर बैग होता है उसमें उसको इस्तेमाल किया जाता है जो सेफ्टी पर्पज़ के लिए। व्हेन दिस कंपाउंड इज हीटेड टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जब 300 डिग्री तक ये कंपाउंड हीट होता है, इट रैपिडली डिकम्पोजेज इनटू एलिमेंट्स, फ़ौरन से ये डिकम्पोज होता है इन 2 एलिमेंट्स के अंदर। तो उसके बाद नाइट्रोजन गैस वो एयर बैग में भरती है और फिर वो बैग खुल जाता है क्रैश पर, ताकि इंसान को फैटल इंजरी नहीं पहुंचती हुई। आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में कभी ऐसा। तो ये हमारे पास है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP वुड बी प्रोड्यूस बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एजाइड। कह रहे अगर आप 1 मोल सोडियम एजाइड को डिकम्पोज करेंगे तो नाइट्रोजन गैस का कितना वॉल्यूम बनेगा, देखते साथ आंसर आ जाएगा इसका। 3 मोल है ना, 1 मोल 3 मोल पैदा करो, 3 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 3 मल्टीप्लाई बाय दैट इज वॉल्यूम किसके बराबर होता है? मोल मल्टीप्लाई बाय 22.41, 3 मोल से तो 3 मल्टीप्लाई बाय 22.41 कितना हो गया? 66 है। ओके 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 ओके, बिल्कुल बिल्कुल। 2 मोल से ये 3 मोल बना रहा है ना, तो 1 मोल से कितना बनाएगा? 1.5 मोल बनाएगा। 1.5 कितना हो जाएगा? 33.6 ऐसे ही आएगा। 1.5 मोल, चूँकि आप रेशियो मेथड लगा लोगे आपको पता लग जाएगा। 2 मोल से 3 मोल बन रहा है, तो 1 मोल से कितना बनेगा? इसका आधा 1.5, और 1.5 को 22.41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.41 प्लस 11.2 कितना हो जाएगा? 33.6 के करीब आ जाएगा। ये पता है ना ये सबको, इजी कैलकुलेशन है। बी ऑप्शन सही है। मतलब वो मैं असल में ना 1 मोल समझ रहा था, तो 1 से फिर मैं 3 निकाल ले रहा था, लेकिन वहाँ पर चूँकि 2 से 3 बन रहा है तो 1 से 0.5 बनेगा, सिंपल। तो सवाल इतना लंबा था, कहानी सुना रहे थे, सवाल में कुछ नहीं था। कहानी सुना रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं, कुछ है ही नहीं उसके अंदर सवाल। नीचे यहाँ सवाल, असल सवाल तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3rd लाइन से 4th लाइन से। बाकी एयर बैग में भरते हैं, क्या करते हैं, हमें कौन सा ऑटोमोटिव इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वो क्या करते हैं एयर बैग में क्या डलाते हैं, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। तो इन्फॉर्मेशन पहले ही बचपन से इतनी ले रही है ना, अब आपको नंबर से फ़र्क पड़ता है, सिंपल सी बात है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ आइस इज डैश। बहुत आसान है, 9 ग्राम बर्फ़ में मॉलिक्यूल कितने होंगे? 0.5 मोल है। 0.5 मोल है तो मतलब 3.01 एक्सपोनेंट 23। 9 क्लास के लेवल का क्वेश्चन, 9 क्लास में MCQs में आता ही है, केमिस्ट्री के पेपर में क्या है ना ऐसा। 9 ग्राम ऑफ मतलब कितने आइस में कितने मॉलिक्यूल होंगे? उतने ही होंगे। टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 17 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज डैश।
17 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर कितने एटम्स आएंगे? पहले तो मॉलिक्यूल कितना आएगा ये चेक करना पड़ेगा ना भाई। 17 डिवाइड बाई 34 2 आया, लेकिन हमसे क्या बोला? हमसे बोला कि एटम्स कितने आएंगे, मॉलिक्यूल कितने नहीं। तो 4 है ना, सॉरी ये 1/2 आ रहा है, सॉरी 1/2 इंटू 4, यस बिल्कुल 2 Na। ये ऑप्शन करेक्ट है, डायरेक्ट Na की सूरत में आ गया। समझ में आया सबको? नंबर ऑफ एटम्स बोला ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया उसको, हाफ को। चूँकि एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 4 एटम्स हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 पेरोक्साइड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -1 होती है। दैट्स वाई ये पेरोक्साइड है। इस कहानी में नहीं जा रहा, लाइट जाने वाली है। ओके, बल्कि नहीं, कहानी में चले जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। ओके चलो, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारे पास है ना, उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो कंपाउंड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्यों कहते हैं? पेरोक्साइड जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है भाई? -1 है। जब यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे ना ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर क्या निकलेगा? ये -1। दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में एक फ़र्क होता है, क्योंकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन नंबर पे होता है, और इसमें किस में होता है? -1 में होता है, और वाटर में ऑक्सीजन -2 में होता है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऐसा जख्म वगैरह पे लगाते हैं, दैट्स व्हाट। तो इतना इस्तेमाल नहीं होता, कम इस्तेमाल है। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मुकाबले में, इसलिए इतना आप इसके बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है, इसी को सिर्फ हाइड्रोजन भी कहा जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, जारगॉन जब मैं बता रहा था। समझ में आ गया बेटा सबको?